जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने जो हमारा प्रीवियस जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला, सिलेबस के ओवरव्यू वाला, वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए ताकि आपको सिलेबस का आइडिया हो जाए कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी होता है। ओके, सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पेपर 3 से रिलेटेड है। हमें पता है कि हमारे 4 पेपर आते हैं, जिनमें से पेपर 1 ड्रिल का, पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग का और पेपर 3 हमारा होता है जो मिसलेनियस। तो हम पहले मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, चाहे आप ए सर्टिफिकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बी की, चाहे सी की। आप तीनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी कैडेट्स। सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले तो हम हमारी फर्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। ये हमारे एनसीसी के जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर हमारी ये वीडियो रहने वाली है। एनसीसी का जनरल इंट्रोडक्शन में हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरह से जो है हमारी जो एनसीसी की ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी है। सबसे पहले एक डिफेंस एक्ट आया था 1917 में। कब आया था ये एक्ट? हमें याद रखना है। ये एक्ट कब आया था? 1917 में। डिफेंस एक्ट कब आया था? 1917 में आया था, ठीक है। जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सॉरी, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनिवर्सिटी कॉर्प्स। ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी थी? क्योंकि उस टाइम पे जो आर्मी थी उसकी शॉर्टेज हो गई थी, इसके लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसमें यूथ्स को आर्मी की तरह ट्रेन किया जाता था और उनको प्रिपेयर किया जाता था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके। 1917 में कौन सा एक्ट आया था? डिफेंस एक्ट। हमें याद रखना है कौन सा एक्ट आया था? डिफेंस एक्ट आया था। नाम क्या था? यूनिवर्सिटी कॉर्प्स। क्या नाम था? यूनिवर्सिटी कॉर्प्स। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में 1920 में, 3 साल बाद, जो नाम था उसको रिप्लेस कर दिया गया था। कौन से एक्ट के तहत रिप्लेस किया गया था? इंडियन टेरिटोरियल एक्ट 1920। कौन सा एक्ट था? हमें याद रखना है, इंडियन टेरिटोरियल एक्ट 1920। और इसको रिप्लेस किया गया था यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स नाम से, यूटीसी, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। किस नाम से रिप्लेस किया गया था? यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स नाम से रिप्लेस कर दिया गया था। जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है वो हमें याद रखना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में 1942 के टाइम पे फिर से इस नेम को रिप्लेस किया गया। इसको जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाएंगे। या तो आपको एक्ट पूछ लेगा, ईयर पूछ लेगा, या फिर जो सबसे फर्स्ट नेम था या कैसे रिप्लेस किया गया वो पूछ लेगा। इसको यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स नाम से रिप्लेस कर दिया गया था। किस नाम से रिप्लेस कर दिया गया था? यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प नाम से। कब? 1942 में। तो हमें मेजर कौन से याद रखना है? 1917। 1917 बोलते ही हमारे दिमाग में यूनिवर्सिटी कॉर्प्स आ जाना चाहिए। 1920 बोलते यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स और 1942 का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स। अब हम बात करते हैं जो एक इम्पोर्टेंट कमिटी बनी थी उसके बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमें बॉक्स दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या एक कमिटी बनी थी? किसके अंडर में बनी थी? पंडित एच.एन. कुंजरू। किसके अंडर में बनी थी? एक क्वेश्चन आता है इस पे, पंडित एच.एन. कुंजरू। ये नाम हमें अच्छे से याद रखना है। पंडित एच.एन. कुंजरू के अंडर में एक कमिटी बनी थी। कौन से ईयर में? 1946 में। कौन से ईयर में बनी थी ये कमिटी? 1946 में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अंडर में थी ये सब चीज।
इसके अंदर सबसे पहली बार एनसीसी क्या आई थी, एग्जिस्टेंस में आई थी। मतलब सबसे पहली बार एनसीसी का स्टैब्लिशमेंट या सेटअप जो माना जाता है वो किसके अंडर माना जाता है सॉरी, पंडित एच.एन. कुंजरू के अंडर में। किसके अंडर में? सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम एनसीसी का नाम अगर हमारी पहचान में आया था तो वो किसकी बदौलत आया था? हमारे पंडित एच.एन. कुंजरू जी की बदौलत में आया था। ये याद रखना है हमें, 1946 में। और इस कमेटी ने एक्चुअल में, ये कमेटी तो 1946 में बनी थी, बट जो एनसीसी का नाम, जो एनसीसी की ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारे सामने आया था, वो आया था 15 जुलाई 1948। इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कुछ लोग 15 मानते हैं, कुछ 16 मानते हैं, लेकिन सही 15 जुलाई 1948 ही हमें मान के चलना है। कब आया था एनसीसी का नाम पहचान में? 15 जुलाई 1948। एनसीसी का नाम कब एग्जिस्टेंस में आया था? 15 जुलाई 1948। अच्छा, कौन सा एक्ट था वो पूछ लेगा, कौन सा एक्ट था? द एनसीसी एक्ट 36। कौन सा था ये? 36 एक्ट था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? वो वन लाइनर में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर था, तो हमें याद रखना है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। जनरल में हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 1917 यूनिवर्सिटी कॉर्प्स, 1920 यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स एंड देन 42 में यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स। एक कमेटी बनी 1946 में, पंडित एच.एन. कुंजरू जी ने कमेटी बनाई थी। किसके अंडर में? प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। एनसीसी कब एग्जिस्टेंस में आई? 15 जुलाई 1948। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पॉइंट से बनता है। 15 जुलाई 1948 में एनसीसी हमारी एग्जिस्टेंस में आई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम कुछ एनसीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या पॉइंट्स है वो? एनसीसी में जो एलिमेंट्री मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है। किसको दी जाती है? यानी क्या है एनसीसी? एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है, लेकिन किस पे बेस्ड है? कि वो एलिमेंट्री, जो एकदम बेसिक प्राइमरी लेवल की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ना, वो देते हैं। किसको? जेडब्ल्यू और एसडब्ल्यू कैडेट्स को। अब जेडब्ल्यू और एसडब्ल्यू से क्या मतलब हो गया? इनका मतलब होता है जूनियर विंग और सीनियर विंग। हमने सिलेबस ओवरव्यू वाले में भी पढ़ा था कि जूनियर विंग कौन से विंग होते हैं? जो कि स्कूल्स में होते हैं, और सीनियर विंग हाई स्कूल्स और कॉलेजेस में होते हैं। जो यूनिट्स होती है एनसीसी के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे एनसीसी की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जब पढ़ेंगे तब हम इसकी देखेंगे कि ये किस तरह से डिवाइडेड है सेंट्रल टू स्टेट लेवल। तो एनसीसी की यूनिट्स होती है। यूनिट्स होती है किन चीज की? इधर जो है वो अलग है, इधर है उस टाइम की बात हो रही है। कब की? 1948 की। कब की बात कर रहे हैं हम यहाँ? 1948 की। यूनिट्स हुआ करती थी, आर्मर्ड कॉर्प्स होते थे, आर्टिलरी होती थी, इंजीनियर्स होते थे, सिग्नल्स होते थे, इन्फेंट्री होती थी और मिलिट्री कॉर्प्स होती थी। उस टाइम पे यही सब इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ठीक है, आर्मर्ड कॉर्प्स जिनके पास हमारे हथियार वगैरह, आर्टिलरी, मतलब इनकी अलग अलग फील्ड, जैसे कुछ पर्टिकुलर ये एक आपका बैच बना दिया उस टाइप से। जैसे हमारे स्कूल में बैचेस होते हैं ना, वैसे आर्मी के अंदर होता है कि ये कॉर्प्स बनाते हैं कि ये आर्मर्ड है, ये आर्टिलरी वाले हैं, ये इंजीनियर्स है, ये इन्फेंट्री वाले हैं, ये मिलिट्री वाले हैं। नाउ एनसीसी के अंदर पहले, तो अगर हम बात करें कि पहले की सिर्फ हमारे क्या थी एनसीसी के अंदर, सिर्फ आर्मी विंग थी। एयर विंग और नेवल विंग को बाद में ऐड ऑन किया गया। कितने साल के गैप से? ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। क्या? कि 2 साल के गैप से दोनों विंग को ऐड किया गया। कैसे? 48 में हमारी एनसीसी और मतलब पहचान में आई। ठीक है, 50 में हमारा क्या हुआ? एयर विंग ऐड हो गया, और 52 में नेवल विंग। यानी 1948 में एनसीसी हमारे एग्जिस्टेंस में आई। ये रहा ना 15 जुलाई 1948, इस टाइम हमारी एनसीसी एग्जिस्टेंस में आई। और 50 के अंदर हमारी एयर विंग हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दी, और 52 के अंदर हमने नेवल विंग भी जोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ आपको एयर विंग का लोगो दिख जाएगा
और एक साइड आपको नेवल विंग का लोगो दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखने में इजी रहेगा। और क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी? ऑब्वियसली आर्मी के अंदर भी हमारी 3 विंग्स होती है, एयर विंग और नेवल विंग को भी एलिमेंट्री लेवल पर यूथ तक पहुंचाना जरूरी था। नाउ नेक्स्ट एक और विंग जो है हमारी बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी, वो थी नेशनल कैडेट कॉर्प्स राइफल्स नाम से। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जरूरत है ना, ग्रोइंग डिमांड, वहां पे डिमांड जो है ग्रो कर रही थी कि एक और राइफल से रिलेटेड भी विंग ऐड करें। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक पॉइंट्स कि 90s के टाइम पे क्या चल रहा था एनसीसी में, किस तरह से चेंजेस हुए, है ना, किस तरह से धीरे धीरे एक्ट आते रहे और चीजें ऐड ऑन होती गई, ये सब हमने अभी तक देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब कि एनसीसी के अंदर पहले हमें एलिमेंट्री चीजें सिखाई जाती थी। अब क्या हुआ हमारे साथ कि 1965 और 71 में क्या हुआ, 2 वॉर आई हमारे पास, एक पाकिस्तान से और एक चाइना से। पाकिस्तान से 1965 और 1971 में आई थी और चाइना के साथ 1962 में हुआ था। सबसे पहले चाइना वाला हुआ था तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चाइना के साथ में जब हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट टाइप चल रहा था तब क्या हुआ था कि एनसीसी को कंपल्सरी कर देने के लिए नेशन वाइड डिमांड हो गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे थे वॉर में, है ना, तो और ज्यादा यूथ की डिमांड बढ़ रही थी। और उस टाइम एक ही हमारे पास ऑप्शन था, क्या कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है एनसीसी, जो यूथ को एलिमेंट्री ही देता है, मिलिट्री की ट्रेनिंग। तो जब दे रहा है तो मिलिट्री की ट्रेनिंग तो कुछ तो उसका यूटिलाइज तो करेंगे, है ना। तो इस तरह से उस टाइम हमने क्या किया था, एनसीसी को क्या कर दिया था, कंपल्सरी कर दिया था। एनसीसी क्या हो गई थी उस टाइम, कंपल्सरी हो गई थी। नाउ 1963 में क्या हुआ, जितने भी लड़के थे 16 to 25 की एज में, कौन कौन से लड़के, जो हमारे 16 to 25 की एज में जो लड़के थे, उन सबको क्या कर दिया, कंपल्सरी कर दिया कि हाँ, कॉलेज के पहले 3 साल आपको एनसीसी को अटेंड करना ही पड़ेगा। क्या कर दिया, 16 से 25, कितनी एज के, 16 से 25 की एज के जो लड़के थे उनके लिए कंपल्सरी कर दिया 1963 में। कब किया था कंपल्सरी, हाइलाइटेड पॉइंट्स में रखते हैं इसको, 1963 में हमने कंपल्सरी कर दिया था कि 16 से 25 साल के लड़कों को कॉलेज के फर्स्ट 3 इयर्स में एनसीसी लेनी ही पड़ेगी। फिर 1963 में क्या आया, जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था उन्होंने बोला कि नहीं, 3 साल बहुत ज्यादा है, हम 3 से इसको 2 साल पे रिड्यूस कर देंगे कि आपको कंपल्सरी ट्रेनिंग देनी है आप दीजिए, लेकिन 2 साल की ही दीजिए, 3 साल की मत दीजिए। ठीक है, उसके बाद 1967 में क्या होता है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ लोग इस पे अग्री कर रहे हैं, कुछ अग्री नहीं कर रहे हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस है। कुछ कह रहे कंपल्सरी होनी चाहिए, कुछ कह रहे नहीं होनी चाहिए। तो 1967 में जो हमारा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड होता है वो इसीलिए 1 साल रिड्यूस कर देता है। और फिर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होता है, क्योंकि उनको ऐसा रहता है ना कि हाँ एनसीसी की ट्रेनिंग तो हो रही है, दैट इज गुड, बट साथ में पढ़ाई का क्या, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर्स, क्योंकि हमें पता है हम इतनी ट्रेनिंग करते हैं, इतनी अदर एक्टिविटीज में रहते हैं कि चाहे कोई माने या ना माने, एक मौके पे ऐसा होता है कि हमारा थोड़ा सा एकेडमिकली हम थोड़ा सा वीक होने लग जाते हैं, क्योंकि हम उतना टाइम नहीं दे पाते। 1967 में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि एनसीसी ऑप्शनल होनी चाहिए, उन्होंने सिर्फ सजेशन दिया। कब दिया था, 1967 में। तभी दिया था सजेशन जब ये 1 साल रिड्यूस किया गया था, 3 साल कंपल्सरी से 2 साल कंपल्सरी किया गया था। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि एनसीसी को ऑप्शनल करो। तो फाइनली 1 साल बाद 1968 में जो हमारा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था, किसने ये डिसाइड किया, हमारे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि जो एनसीसी है वो क्या हो जाएगी, वॉलंटरली हो जाएगी, यानी स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से ले सकते हैं। वॉलंटरी का मतलब कि उनपे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको लेनी ही पड़ेगी, आपकी चॉइस है अगर आप लेना चाहते हो, जो कि आज तक चलता आ रहा है। कब हुआ था ये, फेब 1968 में। कब हुआ था ये, एनसीसी को क्या कर दिया था, वॉलंटरी कर दिया था 1968 में। ठीक है, उसके बाद में
अब हम देखते हैं इसी बीच 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे एनसीसी को क्या माना जाता था? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता था। क्या माना जाता था? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता था। तो इस वॉर के बाद क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने एनसीसी के कैडेट्स के अंदर नोटिस किया, उनके जो ट्रेनिंग थी उसके बेस पे, कि क्या चीज है जो कमी रह रही है, जो हमें वॉर में और उसकी नीड होगी, है ना। हमारी ट्रेनिंग में क्या कमी रह रही है वो देखा, और उसके बेसिस पे उन्होंने एनसीसी के सिलेबस को रिवाइज किया। एनसीसी के सिलेबस को रिवाइज करना डजंट मीन कि कोई थ्योरी पेपर के सिलेबस को रिवाइज किया, ठीक है। एनसीसी के सिलेबस को रिवाइज करने का मतलब है कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें एकेडमिक, मेंटल, फिजिकल सारी ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, कि उन बेसिस पे उनको और कैसे डेवलप करने की नीड है। तो सबसे पहली डिमांड जो आई थी वो आई थी कि OLQs डेवलप करना। OLQs यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करना, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना कैडेट्स के अंदर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल कर सके, स्मार्टली वर्क कर सके, ठीक है। सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग दे देने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क की भी नीड होती है, कॉन्फिडेंस की भी नीड होती है। और एक और इम्पोर्टेंस दिया गया था सोशल सर्विसेज और यूथ मैनेजमेंट के ऊपर, कि जो एनसीसी का कैडेट है वो सोशल सर्विसेज में भी एक्टिवली पार्टिसिपेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें पाकिस्तान से वॉर के बाद हमें क्या लगी थी? कंपल्सरी। यानी पाकिस्तान से वॉर के बाद हमें ये चीजें पता लगी थी कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। और चाइना से वॉर के बाद हमें ये चीजें पता लगी थी कि क्या हमें एनसीसी कंपल्सरी करने की जरूरत है या नहीं है। और उसको लेके 2-3 अमेंडमेंट्स कह सकते हैं, या 2-3 डिस्कशंस चले, और उसके बाद फाइनली ऐसा हो गया कि नहीं, एनसीसी को हम वॉलेंटरली ही करेंगे। बट एक टाइम ऐसा था, जो वॉर का टाइम था, उस टाइम पे 3 साल की एनसीसी क्या कर दी गई थी? कंपल्सरी कर दी गई थी। वो याद रखना है, किसके लिए? 16 से 25 साल के लिए, 16 से 25 एज के बॉयज के लिए, ठीक है। ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हो गए। इसमें हमारा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के साथ वाले में, कि उस टाइम एनसीसी क्या थी? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कब हुआ था हिस्ट्री में जब एनसीसी एक टाइम पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मानी गई थी, ऐसा कब हुआ था? तो वो हमें याद रखना है कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था 1965 और 1971 में। ईयर्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। 1965 और 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? वॉर हुआ था, ठीक है। नाउ डेवलप क्या करना था? लीडरशिप और OLQs, और साथ में सोशल सर्विसेज लाइक और यूथ मैनेजमेंट, ठीक है। सोशल सर्विसेज और यूथ मैनेजमेंट जैसी चीजें हमें डेवलप करनी थी। ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक के। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है कि MOD का मतलब क्या है? सबसे पहले इधर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मार्च 2001 के अंदर क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एनसीसी के एम्स क्या है उनको अप्रूव किया था, कि एक्चुअल में क्या है एनसीसी, क्यों ये सब चल रहा है, उनमें क्या पर्टिकुलर एम्स होने चाहिए, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा, ये जो कॉमा में लिखे हुए है ना, कि टू डेवलप कैरेक्टर, करेज, कॉमरेडशिप एंड ऑल ऑफ द अबव, ऐसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, कि कौन से एम्स थे जो एनसीसी के अप्रूव किए गए। ईयर कौन से ईयर में? 2001 के अंदर। कब अप्रूव किए गए? 2001 के अंदर। और अप्रूव किसने किए थे? किसने अप्रूव किए थे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। किसने अप्रूव किए थे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। MOD का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये चीजें हमें याद रखनी है। अब एम, क्या एम थे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्या एम थे? टू डेवलप कैरेक्टर। क्या डेवलप करना? कैरेक्टर डेवलप करना। क्या डेवलप करना? कैरेक्टर डेवलप करना, ठीक है। और टू डेवलप करेज। कैरेक्टर, करेज, कैरेक्टर, करेज, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन और लीडरशिप, सेक्युलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप,
and the ideals of selfless service among the youth to make them useful citizens. मतलब क्या हुआ कि हम जो कैडेट्स हैं उनका कैरेक्टर डेवलप करें, जो कैडेट्स हैं उनके अंदर करेज को बढ़ाए, करेज यानी जो साहस होता है वो बढ़ाए, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी यानी एक लीडर एक यूनिट को कैसे लीड करता है। अगर आज एक कैडेट है उसको एक ऑफिसर की तरह 10 लोग एक प्लेटून दे दिया गया तो वो उसको कैसे संभालेगा। उसमें एक सेक्युलर आउटलुक होना चाहिए यानी वो सब चीजों को इक्वली इम्पोर्टेंस, हर रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है ना, वो कहीं डिस्क्रिमिनेटिव तो नहीं है, ये भी होना चाहिए है ना। एज अ ह्यूमन लोगों के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन वाली जो चीजें हैं वो आती है ना। तो और एडवेंचर की स्पिरिट होनी चाहिए ना, वो कितना एंथुसियास्टिक है नई चीजों को, नए रिस्क को लेने में है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स को पार करने में। उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप है यानी स्पोर्ट्समैन हमेशा टीम स्पिरिट रखता है और हमेशा कैसी स्पिरिट रखता है, नॉन क्विटिंग स्पिरिट है ना, कि हमें अंत तक लड़ना है, जीतना नहीं जीतना बात की बात है। सेल्फलेस सर्विस यानी यूथ्स के अंदर ऐसा है, ये आजकल तो हम 2 काम करते हैं, हमें लगता है हमने ये किया, देखो हमने ये किया, हम उस चीज को कितनी बार गिनते हैं है ना। सेल्फलेस सर्विस यानी आपने एक बार सर्विस प्रोवाइड कर दी फिर आप उसको बार बार है ना जिक्र नहीं करेंगे कि हमने ऐसी भलाई की थी, नहीं, वो सेल्फलेस सर्विस यूथ के अंदर होनी चाहिए अपने नेशन के लिए, ताकि वो एक यूजफुल और अच्छे सिटीजन्स बन सके। नाउ एक और एम, बेसिकली 3 पॉइंट्स में मैंने इनको डिवाइड करके आपको बताया है कि टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ, यानी एक ऐसा यूथ जो अपने आप में क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, पूरी अच्छी तरीके से रहे, वेल ट्रेन्ड हो, अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई हो और मोटिवेशन की कमी ना हो है ना, जल्दी से हताश नहीं हो जाता, कोई चीज पे हार मान गए, उदास होके बैठ गए, नहीं, जंग में ये सब नहीं चलता, एक जगह हारे चलो आगे बढ़ते रहना है, ये चीजें चलती है। तो इस तरह से कैडेट्स को इतना है ना शार्प माइंड और इतना उनको फर्निश कर देना कि वो कहीं भी हार ना पाए, हिम्मत तो नहीं हारे बिल्कुल भी है ना। एंड टू प्रोवाइड द लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी वो लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम को पार कर सके, इंक्लूडिंग द आर्म्ड फोर्सेस, एंड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन, यानी उनमें एक ऐसी पेट्रियोटिक भावना भर दे कि वो हमेशा नेशन की सर्विस के लिए क्या रहे, अवेलेबल रहे, अपने देश को जहां भी जरूरत पड़े वो अपना पैर पीछे नहीं रखे। आज हम छोटी सी चीज में सोचते हैं, कोई बहुत सारे एक पब्लिक प्लेस है उस पर कुछ गलत हो रहा है तो हम कहेंगे हमें क्या करना है, नहीं, ये चीज रॉन्ग है। तो यही चीज को चेंज करना था एनसीसी कैडेट्स के अंदर, इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने इसको कंपलसरी किया। एक सूटेबल एनवायरनमेंट देना, आजकल वही है ना कि हमें घर पे तो ऐसा एनवायरनमेंट मिल नहीं सकता, आर्मी जैसा एनवायरनमेंट घर पे थोड़ी ना मिल पाता है, नहीं मिल पाता ना, इसीलिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि जो यूथ है, ऐसा यूथ जो एंथुसियास्टिक है, एडवेंचरस है, इंटरेस्टेड है, उसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिले और वो आगे अच्छा करियर बना सके आर्म फोर्सेस में। आई होप आप लोगों में से बहुत जने ऐसे होंगे जिनको आर्म फोर्सेस में अपना करियर बनाना है, तो एनसीसी का मेन मोटिव उस टाइम ये ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम नेक्स्ट पेज पे अब हम बात करेंगे एनसीसी के मोटो की। ठीक है, एनसीसी का मोटो क्या है, बहुत कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट और बचे हैं, उनको हम इधर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले ये 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट और है वो देख ले। सबसे पहला तो एनसीसी का मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन है आपके यूनिट में, एनसीसी के अंदर होना चाहिए क्योंकि ये इसका मोटो है। ऑन ग्राउंड नहीं होता है बिकॉज सबके डिफरेंट माइंड होते हैं, बट ट्राई सब यही करते हैं कि वो यूनिटी रखे, डिसिप्लिन रखे। डिसिप्लिन तो हालांकि आ ही जाता है जब सीनियर्स की छड़ी रहती है, लेकिन यूनिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, और ओबे विद अ स्माइल, बी पंक्चुअल, वर्क हार्ड एंड विदाउट फस,
मेक नो एक्सक्यूजेस एंड टेल नो लाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसके लिए? सभी कैडेट्स के लिए। ये वही गलतियां हैं जो मोस्टली सब कैडेट्स करते हैं कि नहीं? इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। क्या पॉइंट्स है ये, देखते हैं हम। क्या पॉइंट्स है कि ओबे विद अ स्माइल, हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखे और जो ऑर्डर आपको दिया जाए उसको माने। पंक्चुअल यानी ऑन टाइम हमें रहना है, हमेशा जब हमें जहां बुलाया जाए हमें हमेशा अवेलेबल रहना है हमारी सर्विस के लिए। हार्ड वर्क करना है, खुद को स्ट्रेस में नहीं डालना है, लेकिन हार्ड वर्क करना है। कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, पूरे सच्चे दिल से मेहनत करनी है। यही हमारे एनसीसी का मोटो है। और इसको कब अडॉप्ट किया गया था? हमारे एनसीसी के मोटो को कब अडॉप्ट किया गया था? 23rd of December 1957। कब अडॉप्ट किया गया था हमारे एनसीसी के मोटो को? 23 दिसंबर 1957। कब अडॉप्ट किया गया था? 23 दिसंबर 1957। याद रखनी है डेट्स। एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। कब अडॉप्ट किया गया था? 23 दिसंबर 1957। एटलीस्ट ईयर तो याद रखना ही है, पर पॉसिबल हो तो पूरी डेट याद रखे। 2 से 3 बार रिवीजन करने पे आराम से याद हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे एनसीसी फ्लैग की। ये दिख रहा है पिक्चर में, ये होता है हमारा एनसीसी का फ्लैग, ठीक है। एनसीसी के फ्लैग पे डिटेल में बात करते हैं। ये 1954 में एग्जिस्टेंस में आया था। कब आया था? 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी कैसा है? ट्राई कलर फ्लैग है, हालांकि इसमें गोल्डन भी एडिट है। बीच में जो है 17 लीव्स बनी हुई है। ये 17 लीव्स 17 डायरेक्टोरेट्स को रिप्रेजेंट करती है। 2 डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 2 डॉट्स है हमारे फ्लैग के अंदर, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारी 2 अकेडमीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी अकेडमीज? हम आगे पढ़ेंगे। एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन की 2 अकेडमीज भी है। एक है ओटीए ग्वालियर में और एक है ओटीए कैंपटे में। जो हमारा WOTA है वो ग्वालियर में है, वो वुमेन्स के लिए है, और एक कैंपटे में है, ठीक है। ये 2 अकेडमीज को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी लीव्स हमारी 70 डायरेक्टोरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें कलर की, तो जो हमारा रेड कलर है वो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। डीप ब्लू जो है वो नेवी को रिप्रेजेंट करता है, और जो लाइट ब्लू स्काई कलर है वो हमारा स्काई कलर एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो लाइट ब्लू कलर है ये हमारा एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो ये रेड कलर है ये हमारा आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्मी को, ठीक है, आर्मी को। रेड कलर हमारा आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू कलर हमारा नेवी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और स्काई कलर जो है हमारा, किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इससे। हर लोटस किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा एक डायरेक्टोरेट को। टोटल कितने लोटस है इसमें? अगर आप लोग काउंट करेंगे तो कितने लोटस है टोटल? 17 लोटस है इसमें, ठीक है। तो ईच लोटस हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? 17 डायरेक्टोरेट, जिनको DTE बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? DTE शॉर्ट में डायरेक्टोरेट्स को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, क्वेश्चन आ जाएंगे इस पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट पेज, जो है हमारे ओथ और प्लेज को लेके। हमारी एनसीसी के अंदर एक ओथ होती है और एक प्लेज होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या ओथ और प्लेज अलग अलग होती है, हाँ अलग अलग होती है। ओथ और प्लेज में क्या डिफरेंस होता है? ओथ जो होती है वो हमारी फॉर्मली ली जाती है और ट्रूथफुली ली जाती है। इधर लिखा हुआ है ना सोलेमली,
है ना, ट्रूथफुली ली जाती है हमारी जो ओथ होती है वो, ठीक है। किसी एक जो उनकी जो पर्टिकुलर चीज होती है, कोई चीज को डिवाइन मान के उसके प्रति ली जाती है, वो ओथ कहलाती है। प्लेज जो होती है वो हमारा एक कमिटमेंट होता है, जो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके लिया जाता है, ठीक है। ये प्लेज भी ट्रूथफुल ही होती है, बट ये क्या होती है, ओथ से डिफरेंट कैसे होती है ये, क्योंकि ये कमिटमेंट होता है, एक थोड़ा सा जनरल कमिटमेंट होता है, नॉट दैट मच फॉर्मल, दैट इज ओथ, ठीक है। अगर एक बार हम ओथ को पढ़ ले, रीड कर ले, हमें एनसीसी की ओथ और प्लेज एज अ कैडेट लर्न होनी चाहिए, ठीक है। क्या ओथ होती है, आई डू हियर बाय सोलेमनली प्रॉमिस दैट आई विल सर्व माई मदरलैंड, कि मैं अपनी मातृभूमि को सर्व करूंगा, कैसे या करूंगी, मोस्ट ट्रूली एंड लॉयली, पूरी सच्चाई के साथ, बिना कोई छल और कपट के, एंड आई विल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी मैं सभी रूल्स और रेगुलेशंस को मानूंगा, उनसे बंधा हुआ हूं या मानूंगी। फर्दर अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ माय कमांडिंग ऑफिसर, यानी जैसा मेरे कमांडिंग ऑफिसर कहेंगे उनके अकॉर्डिंग मैं, आई विल पार्टिसिपेट इन एवरी कैंप, मैं हर कैंप में पार्टिसिपेट करूंगी या करूंगा, मोस्ट सिंसियरली एंड होल हार्टेडली, पूरे दिल के साथ, पूरे सिंसियरिटी के साथ, ठीक है। प्लेज वी द कैडेट्स ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये सबके लिए कॉमन होती है, थोड़ी सी जनरल होती है ना, इसमें कि हम जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो कैडेट्स हैं ये प्लेज लेते हैं दैट वी शैल ऑलवेज अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया, कि हम हमारे देश की, हमारे भारत की एकता का खंडन नहीं होने देंगे, हमेशा इसको होल्ड करके रखेंगे। वी रिजॉल्व टू बी डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर नेशन, हम एक डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए रिजॉल्व हुए हैं, है ना। वी शैल अंडरटेक पॉजिटिव कम्युनिटी सर्विस इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड कंसर्न फॉर आवर फेलो बीइंग्स, यानी हम हमारे साथ वालों के लिए कंसर्न रहेंगे, उनका पूरा ख्याल रखेंगे और सेल्फलेस स्पिरिट के साथ सर्विस देंगे, यानी हमें सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, है ना, कि हम खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि खुद के बारे में सोचना ही नहीं है, एक्चुअली प्लेज के अकॉर्डिंग ऐसा है कि सेल्फलेस, जो हमने ऊपर बात की थी ना कि सेल्फलेस सर्विस देना, किसी चीज को सर्व करना पूरे दिल से, ठीक है, और करके भूल जाना, है ना, उसका किसी पे एहसान नहीं जताना है ना, ये हमारी ड्यूटी है, कैसी, सेल्फलेस सर्विस देने की हमारी ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लास्टली देखें तो एनसीसी का हमारा सॉन्ग भी आता है, ठीक है। ये पेज क्यों नहीं निकल रहा है, अच्छा ये इसी के अंदर है कि हमारा एनसीसी का सॉन्ग कौन सा सॉन्ग है, सबको याद होना चाहिए, एनसीसी का सॉन्ग सबको लर्न होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप कैंप वगैरह में जाते हैं तो उसमें आपको बोलना पड़ता है, कोई भी मेजर इवेंट होता है तो उसमें आपको एनसीसी का सॉन्ग बोलना पड़ता है, गाना पड़ता है, ठीक है। क्या नाम है, हम सब भारतीय हैं, ऐसे करके ये एनसीसी का सॉन्ग है। लास्ट पेज पे अगर हम जाए तो कि टोटल अभी करंट में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, एनसीसी में टोटल कितने कैडेट्स हैं। करंटली हमारे एनसीसी के अंदर जो कैडेट्स एनरोल्ड है उनका नंबर कितना है, उनका नंबर है 13 लाख, कितना है 13 लाख कैडेट्स, कितने कैडेट्स हैं हमारे 13 लाख कैडेट्स है, कितने कैडेट्स हैं 13 लाख कैडेट्स करंटली एनरोल्ड है। और हम प्लान कर रहे हैं कि ये पहले का डेटा है कि 2020 से 21 में 15 लाख हो जाने चाहिए, आई थिंक अब तक हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंस्टीट्यूशनल कवरेज देखें तो हमारी स्कूल्स में कितना है, एनसीसी के जो कैडेट्स है वो हमारी स्कूल्स में कितने हैं और कॉलेजेस में कितने, स्कूल्स में 58%, देख रहे हो स्कूल्स में ज्यादा है, कितने हैं स्कूल्स में 58%, कितने कैडेट्स एनरोल्ड है हमारी स्कूल्स में 58%, और 42% कहाँ पे है
कॉलेजेस में है। 42% कहाँ पे है? कॉलेजेस में। हाईलाइट नहीं हो रहा है ये, तो हम याद रख लेंगे, कोई नहीं। ये हमारा 42% कॉलेजेस में है और 58% जो है स्कूल्स का कवरेज है। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफिकल कवरेज की बात करें तो 17 डायरेक्टोरेट्स ने कवर कर रखा है ज्योग्राफिकली। 17 डायरेक्टोरेट्स हैं। ग्रुप हेडक्वार्टर हमारे कितने हैं? 95। ये याद रखने की चीजें हैं। 17 डायरेक्टोरेट्स, 95 ग्रुप हेडक्वार्टर। क्या याद रखना है? 17 डायरेक्टोरेट्स हैं। वो तो हमें एनसीसी फ्लैग से ही याद हो गया है, क्योंकि एनसीसी फ्लैग में 17 गोल्डन लीव्स है और वो इसी वजह से है। लर्न करने की ट्रिक है और सच भी है। ग्रुप हेडक्वार्टर 95 है। 814 यूनिट्स है करंटली और 586 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है एनसीसी। ठीक है, आज के लिए ये सारा था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, बेसिक जो हमने हाईलाइट किया है। पहले हमने जनरल पढ़ा कि 1917 में एक डिफेंस एक्ट आया जिसमें यूनिवर्सिटी कॉर्प्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर इंडियन टेरिटोरियल एक्ट आया 1920 में, जिसमें यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन, उसी का नाम रिप्लेस किया गया। फिर 1942 में नेम को रिप्लेस कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स से। अब 1946 में एक कमेटी बनी पंडित एच.एन. कुंजरू जी के अंडर। 2 साल के गैप से सारे काम हुए हैं, देख लो। ऊपर वाले नहीं, इस बॉक्स के बाद वाले, इस बॉक्स के बाद वाले लर्न करने की ट्रिक है। पंडित एच.एन. कुंजरू जी किसके अंडर हुई थी? पंडित एच.एन. कुंजरू जी, इस बॉक्स के अंदर है ना, इस बॉक्स के अंदर देखो। 1946 में कमेटी बनी। 1948 में 2 साल बाद 15 जुलाई 1948 को एनसीसी इंट्रोड्यूस कर दी गई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद 1950 में हमारी एयर विंग ऐड की गई, 1952 में हमारी नेवल विंग ऐड की गई। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। 1950 में हमारी एयर विंग ऐड की गई और 1952 में नेवल विंग को ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। एक बाद में हटा दी गई थी बट नेशनल कैडेट कॉर्प्स राइफल्स भी ऐड की गई थी। फिर 2 वॉर हुई 1962 में चाइना के साथ। चाइना की वॉर ने हमें क्या सिखाया कि हमें एनसीसी को कंपलसरी करने की जरूरत है या नहीं है, जिसमें 3 साल के लिए एनसीसी कंपलसरी कर भी दी गई थी 63 के अंदर, वॉर के जस्ट 1 साल बाद। किसके लिए? 16 से 25 साल के लड़कों के लिए कॉलेज के अंदर 3 साल एनसीसी कंपलसरी। बट बाद में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड और एजुकेशन मिनिस्टर ने मिलके 1968 में क्या किया? एनसीसी को ऑप्शनल या वॉलंटरी बना दिया। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 मेजर पॉइंट्स बताए, एम्स बताए एनसीसी के, कि हमें लीडरशिप क्वालिटीज, कैरेक्टर, करेज क्या बढ़ाना है। अच्छा हाँ, पाकिस्तान वाला रह गया कि पाकिस्तान के टाइम पे जब 1965 और 71 में एनसीसी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता था, लीडरशिप और OLQ डेवलप करने की जरूरत नजर आई उस वॉर के बाद, और सोशल सर्विसेज और यूथ मैनेजमेंट में भी उनको इम्पोर्टेंस देने की नीड नजर आई। ठीक है, उसके बाद ये 3 मेजर पॉइंट्स आ गए। देन हमने क्या पढ़ा? एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, हमेशा याद रखना है, स्माइल के साथ जाना है, टाइम पे रहना है, हार्ड वर्क करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाने, कोई झूठ नहीं बोलना। फिर हमने एनसीसी फ्लैग देखा। एनसीसी का मोटो 1957 में आया था, कीप इट इन माइंड, 23 दिसंबर 1957। देन 1954 के अंदर एनसीसी का फ्लैग बना था, एयर विंग रेड, नेवी ब्लू और आर्मी विंग रेड, नेवी ब्लू एंड एयर विंग स्काई ब्लू। स्काई से स्काई ब्लू याद रह जाएगा, नेवी ब्लू से नेवी याद रह जाएगा, और रेड के लिए आर्मी ही बचता है। देन 1954 में ट्राई कलर एग्जिस्टेंस में आया। 3 कलर है फ्लैग में, ऐसे देखा जाए तो 4 है, एक गोल्डन कलर भी है। जो गोल्डन लीव्स है वो हमारी 17 डायरेक्टोरेट्स को रिप्रेजेंट करती है, और कलर्स हमने देख ही लिए। देन हमने ओथ और प्लेज देखा, उनका डिफरेंस देखा। ओथ और प्लेज याद होनी चाहिए। एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय हैं, ये एनसीसी सॉन्ग है, ये भी सबको याद होना चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा एनसीसी का अभी क्या कवरेज है इंस्टीट्यूशनली, ज्योग्राफिकली, वो देखा। और
हमारा आज का जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो फिनिश होता है। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कोई भी डाउट आता है, कोई चीज गलत लगे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं ऐड ऑन करूंगी। कुछ इम्प्रूवमेंट लगे तो आप वो भी बता सकते हैं। जैसा आपको पता है कि ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, आई होप बहुत अच्छी रही होगी, आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा जो भी हमने पढ़ा है। थोड़ा सा बेसिक है, पढ़ना जरूरी था, कुछ चीजें हालांकि सबको पता रहती है बट फिर भी जाननी जरूरी थी। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक। रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट आए तो कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने कैडेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सब लोग अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके। थैंक यू।